Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 2 of this इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर्स. ओके, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस यूनिट का. ओके, जो हमारा सेकेंड यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर. तो इसमें का आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो एक्चुअल में लॉ होता क्या है वो हम लोग देखेंगे. लास्ट टाइम हमने कूलम्स इनवर्स स्क्वायर फोर्स देखा था, वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रहेगा. किस तरह से ये एक्चुअल में यूज़ किया गया है वो हम लोग आज देखेंगे. तो देखो फर्स्ट देखते हैं. पहले देखो क्या है, फोर्सेस किस टाइप के रहते हैं. तो फोर्स एक्चुअल में क्या रहता है, प्रेशर पर यूनिट एरिया हम लोग बोलते हैं ना. जितना मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको फोर्स बोलते हैं. तो फोर्स अलग अलग टाइप के रहते हैं. ओके, तो फोर्सेस के मेन टू टाइप्स है. तो दो टाइप्स कौन से देखो फोर्स के. तो पहला टाइप है अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, और दूसरा है रिपल्सिव फोर्स. तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब क्या होता है, वहाँ पे चीज़ें अट्रैक्ट होती है एक दूसरे की तरफ. ओके, उसको अट्रैक्टिव फोर्स बोला जाता है. ओके, तो यहाँ पे देखो आप एग्जांपल देख सकते हो. यहाँ पे हमारा सन है. ओके, और ये यहाँ पे हमारे बाकी के प्लैनेट्स है. तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं. ओके, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं दोनों के बीच में. ओके, और अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक दूसरे की तरफ यहाँ पे कोलाइड होने चाहिए थे. ओके, एक दोनों भी एक दूसरे के ऊपर, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे, बट नहीं है. ये साइड भी तो कुछ फोर्स आ रहा है और इसका भी ये साइड कुछ फोर्स होगा. ओके, तो वो फोर्स इसको बैलेंस कर देता है. ओके, इस तरह से ये फोर्सेस रहते हैं. तो एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है. ये पूरा मेटल का देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब एक टॉय भी दिखाया गया है मेटल का. और ये यहाँ पे मैग्नेट है. और मैग्नेट का तो आपको पता है मैग्नेट की कितनी पावर होती है. यहाँ पे मैग्नेट के यहाँ पे ऐसे दो, यहाँ पे ये हॉर्शू मैग्नेट है. देखो यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट्स रहेंगे. ओके, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ऐसा एन और एस ऐसा लिखा रहेगा. तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा ये मैग्नेट. ओके, और अट्रैक्ट होने की वजह से देखो ये तुरंत पीछे खींचा चला जा रहा है. ओके, ये साइड पीछे खींचा चला रहा है. तो ये टाइप का जो फोर्स रहता है जो एक्चुअल में खींचता है, ओके ना, अट्रैक्ट करता है वो, तो उसको बोला जाता है अट्रैक्टिव फोर्स. और देखो इस जो अट्रैक्शन जो हो रहा है इसमें, उसी को बोला जाता है अट्रैक्टिव फोर्सेस. ओके, एंड देन देखो नेक्स्ट जो क्या है वो है रिपल्सिव फोर्स. ओके, तो रिपल्सिव फोर्स में कौन से फोर्सेस रहते हैं देखो यहाँ पे. तो हमने देखे थे चार्जेस, देखो कौन से टाइप के रहते हैं. एक तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, दूसरा कौन सा रहता है, निगेटिव चार्ज. इस टाइप के रहते हैं. ओके, तो हमने देखा था कि अगर सेम चार्जेस रहेंगे तो बीच में कौन सा रहता है, अट्रैक्टिव तो रिपल्सिव फोर्स रहता है. अगर सेम चार्जेस रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेम अगर रहेगा तो कहाँ पे चला जाता है, दूर दूर चला जाता है. ओके, सेम चार्जेस रहेंगे तो वो दूर चले जाएंगे. बट अगर डिफरेंट चार्जेस रहेंगे, डिफरेंट नेचर के चार्जेस रहेंगे तो वो क्लोज आएंगे. ओके, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे. अगर डिफरेंट फॉर्म के अगर चार्जेस रहेंगे तो दोनों का भी अगर नेचर अलग अलग होगा, तो ऐसे दो कोई भी चार्जेस अगर एक साथ आ गए एक ही रीजन पे, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा वहाँ पे. ओके, तो उसका एक एग्जांपल देखो यहाँ पे दिखाया गया है. देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, रेड कलर का दिखाया गया है. देखो बीच में प्लस लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी एक चार्ज है वो पॉजिटिव है, ये मतलब ये भी प्लस दिखाया गया है. ओके, तो ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों के बीच में जो फोर्सेस है वो कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है. मतलब दोनों एक दूसरे को दूर दूर फेंक रहे हैं. ओके, दोनों एक दूसरे को दूर दूर ऐसे पुश कर रहे हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्स हो गया. अब देखो यहाँ पे एक निगेटिव है, सेम निगेटिव यहाँ पे भी एक निगेटिव है. तो ये दोनों निगेटिव फोर्सेस एक सेम है. ओके, जैसे ही वो सेम है मतलब क्या होगा, यहाँ पे लाइक चार्जेस हो गए, और लाइक चार्जेस हो गए तो ये एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा. एंड देन यहाँ पे देखो ये एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया. और जैसे निगेटिव है मतलब ये क्या हो गया, दोनों अनलाइक चार्जेस हो गए. अनलाइक चार्जेस है मतलब वो अट्रैक्शन होगा इनके बीच में. ओके, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट हो जाएंगे. एंड देन जो नेक्स्ट होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी देखो निगेटिव और पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, डिफरेंट नेचर के यहाँ पे चार्जेस है, मतलब अनलाइक चार्जेस. तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ, हमारा मेन टॉपिक है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये एक्चुअल में किसने दिया था? कूलम्स ने। इट इज़ अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, जो एक्चुअल में नेम क्या है? चार्ल्स कूलम। ओके, इट इज़ अ फ्रेंच फिजिसिस्ट। ओके ना, फ्रेंच फिजिसिस्ट था। ओके, इसने ये हमें लॉ दिया था कूलम्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये इसमें जो इनवर्स लिखा है ना, इनवर्स स्क्वायर बताया गया। ओके, तो स्क्वायर क्या रहता है एक्चुअल में? किसी भी नंबरिंग का अगर पावर हमें ऐसा लिखते हैं +2 लिखते हैं तो स्क्वायर होता है। पर इनवर्स स्क्वायर, इसमें इनवर्स स्क्वायर मतलब -2, अगर -2 पावर रहेगा तो वो इनवर्स स्क्वायर हो जाता है। अगर -2 पावर है मतलब 1 डिवाइड बाय उसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ओके ना, उसका इन्वर्स करके उसका स्क्वायर करो तो वो क्या हो जाएगा? इन्वर्स स्क्वायर हमें बोलते हैं इसलिए। तो कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोला जाता है? एक इसमें एक टर्म रहेगी जो एक्चुअल में उसका इन्वर्स स्क्वायर रहेगा। ओके, तो क्या कौन सी टर्म है वो हम लोग अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ पे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर रिपल्शन है दो चार्जेस के बीच का, जो दोनों भी चार्जेस रेस्ट पे, मतलब वो मूविंग नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई वेलोसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम रुके हुए चार्जेस है दोनों भी। मतलब इस तरह से अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे भी चार्ज है। ओके, ये चार्ज है, इसका वैल्यू देखो यहाँ पे Q1 मेंशन करता हूँ, इस चार्ज का वैल्यू मैं यहाँ पे Q2 मेंशन करता हूँ। ओके, दो चार्जेस यहाँ पे हो गए। अब दोनों चार्जेस में क्या बताया? दोनों चार्जेस रेस्ट पे, रेस्ट है मतलब इसमें कोई भी तरह का वेलोसिटी नहीं है। ओके, दोनों का भी वेलोसिटी कितना हो गया? एकदम से 0 है, मतलब इन दोनों का वेलोसिटी वो एक्चुअल में कितना होगा? 0। ओके, 0 वेलोसिटी बिकॉज ये रेस्ट पे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है देखो, इसमें क्या क्या बताया देखो। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? मेन नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ओके, तो ये क्या होगा? चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड मतलब क्या? उसकी जो वैल्यू रहती है ना उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये फर्स्ट चार्ज है, इसका वैल्यू कितना है? Q1, मतलब ऐसा, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेकंड चार्ज है, उसका वैल्यू कितना है? 2, Q2। इसको डायरेक्ट Q1 Q2 भी लिख सकते हैं या फिर ये ऐसे मॉड्यूलस में भी लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्ट Q1 और Q2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, खाली हमें मैग्नीट्यूड कंसिडर करनी है, हम डायरेक्ट Q1 लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट Q2 लिख देंगे। ओके, खत्म। देन नेक्स्ट क्या है? देन नेक्स्ट क्या है देखो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के। देन नेक्स्ट क्या है? दोनों चार्जेस का क्या बताया यहाँ पे? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो फोर्स है वो एक्चुअल में क्या है? ये प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे क्या है? Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टेम। तो अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये फोर्स है वो एक्चुअल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 डिवाइड बाय यहाँ पे R² बताया गया। ओके, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या हो गया? अभी इसको कंबाइन करना है, ये जो चीज़ है इसको कंबाइन किया गया। ओके, कंबाइन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो इसी को एक्चुअल में क्या बोलते हैं? फाइनलाइज्ड कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोला जाता है। ओके, तो इसका मेन स्टेटमेंट अभी आगे बाकी है। ओके, मेन जो फॉर्मूला है वो, ये तो हमने बस प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में किया है। ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमें रिमूव भी करना पड़ेगा ना, तभी एक्चुअल में फॉर्मूला बनाएगा। किसी भी फॉर्मूला में देखा है प्रोपोर्शनलिटी साइन रहता है? नहीं ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट कैसे दिखाएंगे वो आगे देखेंगे हम लोग। देखो कैसे है, तो पहले ये समझ लो कि ये कैसे आया है। सिर्फ ये दो स्टेटमेंट खाली हमें यूज़ करने। एक तो पहला स्टेटमेंट क्या था? जो चार्जेस है उनका प्रोडक्ट करना है। ओके, वो कभी भी फोर्स के साथ वो प्रोपोर्शनल रहता है। और जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड, हाँ, ओके, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। एंड देन क्या होता है? दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? R, स्मॉल r। तो डिस्टेंस कितना रहेगा? स्मॉल r। तो उस डिस्टेंस का क्या? इन्वर्स स्क्वायर लेना है हमें। ओके, ओके, मतलब वो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगा, स्क्वायर उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। सो ये सब अभी कंबाइन कर दिया हमने, तो क्या बनेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, तो ये एक्चुअल में बन गया यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके,
विच इज डिराइव्ड बाय द चार्ल्स द फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम। ओके, अभी क्या नेक्स्ट देखते हैं इसमें, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ में आगे क्या चेंजेस किए देखो। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन बनाया गया है, देखो ये कैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन में एक्चुअल में डायग्राम हमें दिखने मिलेगी। तो देखो क्या बताया गया पहले कि दो चार्जेस है, पहले कंसिडर करो दो पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्यों बोला है यहाँ पे, मतलब वो बहुत स्मॉल होंगे। पॉइंट चार्जेस रहेंगे तो मतलब हमें उसकी, अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल का रेडियस रहता है यहाँ पे, इसका एक एरिया भी रह सकता है, सब कुछ रह सकता है यहाँ पे। बट अगर हम लोग कंसिडर करें कि ये पॉइंट है, तो पॉइंट का कभी हम लोग उसका रेडियस वगैरह कंसिडर नहीं करते। ओके, तो यही कंसिडर किया है कि ये पॉइंट चार्जेस है, एकदम स्मॉल साइज चार्जेस। ओके, और उनका वैल्यू कितना है देखो, Q1 है और एक का वैल्यू है Q2। तो एक का वैल्यू है Q1 और दूसरे का वैल्यू क्या है Q2। ऐसे दोनों का वैल्यू है अलग अलग, एक का Q1 वैल्यू है, एक का Q2 है। ओके, दोनों का ये वैल्यू हो गया। तभी दोनों के बीच का फोर्स देखने के, और दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर। तो ये भी देखा है, देखो यहाँ पे देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर लिया है, और यहाँ पे देखो ये दोनों निगेटिव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर लिखा हुआ है। ओके, अभी क्या हो रहा है देखो, फोर्सेस है ये वाला। ओके, तो ये दोनों डिफरेंट चार्जेस है, मतलब ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन हो गया। ओके ना, और ये देखो दोनों सेम चार्जेस है, निगेटिव, तो क्या हो गया, एक दूसरे से अवे जा रहे। ओके ना, मतलब दूर जा रहे, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया, क्योंकि सेम चार्जेस है ना, सेम नेचर के चार्जेस अगर आ गए मतलब क्या हो गया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा रहता है। तो अभी जो फोर्स का हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, कि जिसमें हमने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मीन्स क्या हो गया, ये फोर्स है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, इसके। ओके, तो यहाँ पे हम लोग F12 भी लिख सकते हैं, या फिर F21 भी लिख सकते हैं इस फोर्स को, वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ओके, मैग्नीट्यूड रहेगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, वो उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन वो फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 1/r²। ओके, और ये सबको अभी कंबाइन करना है, इसको और इसको इसे कंबाइन कर देना है, तो कितना बनेगा वो, कभी भी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ओके, तो ये जो फोर्स है वो एक्चुअल में क्या Q1 Q2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा, और r² के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, तो तब जाके क्या बनेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ओके, ये एक्चुअल में चीज़ बनेगी। अभी क्या रहेगा, हमने देखा था देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रहेगा, हमें इसको फॉर्मूला क्रिएट करना है। अगर फॉर्मूला क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है बीच में, इसको रिमूव करना पड़ेगा। बट क्या रहता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर कभी भी कोई भी रिमूव कर रहे हैं हम लोग किसी भी रिलेशन में, तो क्या होता है, उसको रिमूव करने के लिए कोई तो कांस्टेंट चाहिए। अगर इसको हम लोग बीच में से निकाल रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को और फॉर्मूला बना रहे हैं, तो हमें वहाँ पे उसकी जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट भी रखना पड़ेगा। ओके, उसके साथ ही वो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला में से हम लोग इसको निकाल देते हैं, अल्फ़ा को कम्प्लीटली यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ये जो अल्फ़ा है इसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी एक्चुअल में वैल्यू अलग है, हम लोग बताएंगे वो वैल्यू। ओके ना, एक्चुअल में उसका एक रिलेशन आता है 1/4πε0 ऐसा, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या इतना समझ लो कि यहाँ पे अभी हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ किया, और वो कांस्टेंट क्यों यूज़ किया, उसका पर्पस क्या था कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन था पहले, अल्फ़ा करके था ना, वो प्रोपोर्शनलिटी साइन के लिए यूज़ होता है ना, तो मतलब वो रिलेशन बता रहे, बट हमें तो फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है ना इसको, इसका फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, फिर इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे अल्फ़ा को रिमूव कर दिया, और फिर हमें यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पे
हमारा डिराइव हो गया। ओके, मतलब वहाँ पे हमें उसका फोर्स का फॉर्मूला मिल गया वहाँ पे। ओके, कूलम्स फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। तो अभी आगे देखते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसा हमें वैल्यू मिल गया। ओके, यहाँ पे दिखाया गया, देखो ये Q1 है, ये Q2 है, बीच में डिस्टेंस R है, तो ऐसा बनेगा फॉर्मूला। देखो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट है ना के, इसकी कुछ वैल्यू है, मैंने बताया था ना के की वैल्यू, तो क्या है देखो 1/4 इप्सिलॉन। ओके, इप्सिलॉन क्या है यहाँ पे हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको बोला जाता है इप्सिलॉन को। ओके, और इप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, इप्सिलॉन नॉट के, मतलब ये ऐसी वैल्यू है देखो। तो वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इप्सिलॉन की जगह पे, तो क्या बनेगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट के, ऐसा बनेगा। ओके, के यहाँ पे कौन सा, स्मॉल के, वहाँ पे कैपिटल वाला नहीं है, स्मॉल के। तो ये एक्चुअल में हमें वहाँ पे वैल्यू मिल गई 1/4 इप्सिलॉन नॉट के। और इसमें से जो अभी ये जो वैल्यू है हम लोग डायरेक्ट अभी हमारे फॉर्मूला में डाल देंगे आगे के, तो हमें ये मिल जाएगा। देखो F इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो हमें यहाँ पे ये हमें डिराइव कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी क्या देखो यहाँ पे जो हमने देखा इप्सिलॉन जो है वो वैल्यू एक्चुअल में क्या है, परमिटिव ऑफ मीडियम है। ओके, मीडियम का कितना परमिटिविटी है, ओके, वो हमें पता चल रहा है। देन इप्सिलॉन नॉट है वो क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस और एयर और स्पेस में कितना परमिटिविटी रहेगा वो, तो उसका एक स्पेशल वैल्यू भी है। ओके, ये एक्चुअल में कांस्टेंट है इप्सिलॉन नॉट, वो अगर एयर के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो एयर के लिए यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक कॉमन वैल्यू है। तो वो कितना है देखो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या कूलम्स का स्क्वायर किया गया है यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, देन देखो ये जो है के वो एक्चुअल में क्या है, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको। ओके, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन यहाँ पे क्या बताया देखो, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या था देखो, ये इप्सिलॉन। ओके, और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम का भी कुछ परमिटिविटी है। तो दोनों का जो परमिटिविटी है उससे हमें क्या मिलेगा, उनका अगर रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहाँ से हमने काउंट कर लिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का देखो यहाँ पे के इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन है, दैट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हो गया। तो यहाँ पे देखो ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया था। अभी देखो ये क्या था 1/4 इप्सिलॉन नॉट, ये इस एक्चुअल में कांस्टेंट है ये भी। तो इसमें देखिए क्या रहता है, पाई का वैल्यू तो 3.14 है हमें मालूम है, इप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू हमें मिल गया। देखो यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ है एक्चुअल में। तो अभी नेक्स्ट देखो क्या हमें देखते हैं इसमें, तो इसका वैल्यू देखते 1/4 इप्सिलॉन नॉट के। तो इसमें देखो वैल्यू अगर पुटअप करते हैं हम लोग, तो हम क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, देखो पहले 1 है, डिवाइड में हमें ये 4 टर्म्स यहाँ पे ऐड करने हुए, 4 में से क्या फर्स्ट तो 4 ही है, इंटू 3.14 इंटू इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, देन के का वैल्यू यहाँ पे 1 कंसिडर किया, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमारा वो हमने यहाँ पे 1 लिया है। ओके, तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे 1 है। एयर के लिए हम लोग लेते तो मोस्टली यहाँ पे 1 ही रहता है, ओके, वैक्यूम वगैरह रहता है ना, तो वहाँ पे 1 हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे जो एक ये पिक्चर है ना, इसका पिक्चर का देखो कुछ मीनिंग हमें पता चलेगा। ये एक्चुअल में कांस्टेंट का बता रहा है कि मतलब इसमें क्या दिखाया है देखो,
यहाँ पे एक आदमी है जो एक्चुअल में लैडर ऊपर चढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे ये पूरा लैडर ऊपर चढ़ गया और उसको यहाँ पे डोर, इस डोर की तक जाना है। ओके, इसको ओपन करके इसके आगे जाना है। बट क्या हो गया, बीच में क्या है, गैप है। कैसे जाएगा, वो कूद के जा सकता है बट वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस है, ऐसा कंसिडर करो। ओके, तो जाएगा कैसा, तो वहाँ पे उसको कुछ तो चाहिए ना ऐसा कि जो उसको वहाँ पे पहुँचा दे। ओके, तो यही चीज़ एक्चुअल में कांस्टेंट की होती कि हमारा जो फॉर्मूला रहता है ना, वो एक्चुअल में रिलेशन तो वहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो एक्चुअल उसकी वैल्यू आने के लिए हमें बीच में कुछ कांस्टेंट वैल्यू डालनी पड़ेगी कि वो वैल्यू डालते ही उसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल में कांस्टेंट का काम है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जैसे जो हम लोग बोलते हैं ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो चीज़ है ना, वो यही से आई है। ओके, मतलब हमारा रिलेशन तो प्रोपोर्शनल हो रहा है हमारा। ओके, रिलेशन बराबर है, इसका मतलब फॉर्मूला भी बराबर ही हो, वो बराबर से रिलेशन वगैरह प्रूफ तो कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो एक्चुअल वैल्यू जो आ रही है ना, वो बराबर से नहीं आ रही है। तो एक्चुअल वैल्यू जो लाने के लिए ना हमें ना कांस्टेंट की कुछ एक वैल्यू देनी पड़ती है। ओके, पर्टिकुलर हर एक कांस्टेंट के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, तो वैल्यूज वो देनी पड़ती है। तो अभी वही चीज़ है, यहाँ पे हमने देखा तो 1/4πε0 के का क्या वैल्यू क्या देखा, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1। ओके, अभी ये अब हम लोग सॉल्व करेंगे अगर। ओके, 1/1.113 इंटू 10⁻10। ओके, ये एक्चुअल में वैल्यू मिल गई। अभी रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे। तो अभी यही एक्चुअल में इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये अभी हमने अभी तक जो आगे स्टडी किया था सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह, वो सब अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हमें ये पहले तो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी 1/1.113 इंटू 10⁻⁻10। ओके, जब ही हम लोग ये डिराइव करेंगे वैल्यू तो हमें कितना मिलेगा, 8984725965.9। ओके, तो ये एक्चुअल है हमारा आंसर मिल गया। तो आंसर में डिजिट कितने हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक्चुअल में 11 डिजिट है। ओके, इतने ज़्यादा डिजिट हमें चाहिए ही नहीं है, हमें सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए कोई भी। तो हम क्या करेंगे, एक ही डिजिट चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ 8 चाहिए। तो 8 के आगे जो है 9, वहाँ से हमें पूरा कट करना पड़ेगा, ये सब आगे आगे कट ही होते जाएंगे। तो ये जो 9 है पहला, तो वो एक्चुअल में क्या है, देखो वो <5 है या <5 है। ओके, तो ये एक्चुअल में <5 है। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे 8 में। 8 में इंक्रीज़ कितना करेंगे, 9। ओके, तो 8 में इंक्रीज़ करेंगे तो 9 बन जाएगा, तो वो 9 हो गया। तो अभी 10 पे पावर में इसको लिखना पड़ेगा, वो कितना लिखेंगे, देखो यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है, ओके, ये सब निकाल देता हूँ मैं पहले, तो ठीक से काउंट करने को होगा हमने। तो कैसा हो गया, देखो 8 9 8 4, ओके 7 2, और उसके बाद क्या हो गया 5965 5965 65। ओके, तो ये चीज़ हो गया एक्चुअल में। तो इसमें से हम लोग अगर कट करेंगे, अगर पॉइंट को आगे लेके जाना है तो क्या होगा, 5 के आगे अगर हमें पॉइंट हम लोग आगे ले रहे तो कितना बन जाएगा, वो पूरा 10 पॉइंट्स हमें आगे चला पड़ना है। तो 9 पॉइंट्स आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो 9 इंटू हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻9 वहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम लोग लिख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं कुछ भी, तो वो क्या बनेगा, 9 इंटू 10⁻9, मतलब यहाँ पे उसका कितना हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये एक्चुअली में उसका आंसर बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मतलब उल्टा हो गया ना, जैसा पहले था उसका उल्टा बन गया। तो एक्चुअल में ये हमारे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तभी इसका बहुत यूज़ होगा, क्योंकि हम जब फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, F इक्वल टू, वो यहाँ पे जब फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे वो कितना बन सकता है, इन्वर्स फोर्स।
कूलम्स फोर्स का, तो F डिवाइड बाई वन F इंटू 1/4πε0 देन यहाँ पे देखो जो वैल्यू आ जाएगी, ओके, ये के की वैल्यू हो गई, ओके। देन यहाँ पे Q1 Q2 बाय R² आएगा, ठीक है, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज और फिर यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, ओके। सो यहाँ पे हमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ के लिए यहाँ पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में ये फॉर्मूला हमें मोस्टली यूज़ किया जाता है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इसको। देन ये निकाल देता हूँ मैं, तो इस तरह के ये सब फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। और इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रखो, नहीं तो फिर इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा रहेगा, ओके। अभी क्या नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट देखो क्या है, कुछ क्वेश्चंस है उससे देखेंगे। जो भी हमने अभी तक तो देखा था, तो वो सब देख लेंगे, ओके। तो इसके पहले हम लोग ना कुछ पार्ट्स है वो पहले देख लेते हैं। देखो इसके जो एग्जांपल्स है कूलम्स लॉ के, इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो एग्जांपल्स है वो तो हमें पता चल चुके हैं कि किस तरह से इसको अट्रैक्ट किया जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स हमें डे टू डे लाइफ में भी हम लोग बहुत सारे फोर्सेस देखते हैं कि जिसमें हम लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, रिपल्शन भी होता है हमारा बहुत सारे इसमें, ओके। तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का तो कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछने के टाइम पे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि कोई भी हम आपको एग्जांपल देके बोला जाएगा कि ये फोर्स एक्चुअल में अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है, और चार्जेस दिए जाएंगे, कोई भी वो लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं, ओके। ऐसे कोई भी चार्जेस रहेंगे, कोई पॉजिटिव रहेंगे, कुछ सिर्फ निगेटिव रहेंगे, या फिर कोई दोनों भी रहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव भी उस वहाँ पे रहेंगे। तो वो सब चार्जेस को क्या रहेंगे कि कौन सा फोर्सेस रहेंगे, तो वो आपको डिराइव करना बताना आना चाहिए कि वो एक्चुअल में अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे आएगा या फिर रिपल्सिव फोर्स आएगा, तो वो वहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, ओके। सो ये चीज़ वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने क्या देखा था, कूलम्स लॉ का भी देखा था। यहाँ पे 1 बाय 1 सारे यहाँ पे जो वैल्यूज़ है कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये वैल्यू है। और पेन तो 1/4πε0 की, ओके। एक आध बार इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको नहीं रहेगी मालूम तो भी चलेगा, बट ये 1/4πε0 के इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम लोग जब फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला के बाद हमें वो वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, ओके। तो हम लोग उसका तभी यूज़ करेंगे। तो अभी नेक्स्ट देखो क्या है, ये मैं डिवाइड किया था। तो पहला देखो क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट क्वेश्चन अभी क्या रहेगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज। तो देखो क्या बोला इसमें, ओके। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट ही दिया हुआ है ये डायरेक्ट, ओके। तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, देखो, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, मतलब अगर फोर्स कोई भी हो, अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो, मतलब अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो, फिर भी उसके देखो जो चार्जेस रहेंगे वो रेस्ट पे रहेंगे, तो ये जो फोर्स है उसका, ओके, वो एक्चुअल में कैसा रहेगा, वो किसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा और किसके साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल रहेगा। उसके आगे स्टेटमेंट दिए हुए कुछ, तो उसमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है, ओके। 4 ऑप्शंस में से करेक्ट कौन सा है वो बताना है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया जाए कि जो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर हम लोग बोलेंगे रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्सेस है ना, इसलिए सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कैसा रहेगा, दो यहाँ पे Q1 Q2 रहेंगे, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा, वो डिस्टेंस रहता है R, ओके। इस तरह से बीच में डिस्टेंस रहेगा, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन है और रिपल्शन फोर्सेस है, तो क्या क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो पहले तो प्रोडक्ट रहेगा, किसका प्रोडक्ट रहेगा, उसके मैग्नीट्यूड का, जो चार्जेस है उसके मैग्नीट्यूड,
तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या क्या होती है कि पहले तो Q1 और Q2 रहेगा। ओके, तो एक चार्ज रहता है Q1, दूसरा रहता है Q2। तो ये दोनों चार्जेस के बीच में जो वैल्यू रहेगी, ओके, वो बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, स्मॉल आर डिस्टेंस भी रहता है। ओके, तो क्या रहेगा, ये इसका जो प्रोडक्ट रहेगा चार्जेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो गया, ये जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, लेकिन आगे भी कुछ स्टेटमेंट है वो भी देखना पड़ेगा। तो क्या है, सेकंड क्या बताएगा, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। बट अभी चार्जेस के साथ तो ऑलरेडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अभी उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो कैसे बोलेंगे, नहीं ना, दोनों में से एक ही ऑप्शन होना था, तो ऑप्शन ए बराबर है। अभी थर्ड देखते, वो भी शायद से बराबर हो सकता है ना, तो भी देखना पड़ेगा हमें। अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें सब पढ़ना पड़ेगा उसका, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमें और उसका फर्स्ट ऑप्शन हमने पढ़ लिया, हमें बराबर लगा, कर दिया टिक, बट हम ये भी देखो कि सेकेंड वाला भी उसका बराबर है क्या। कभी कभी ऐसे भी रहता है कुछ क्वेश्चन में आंसर दोनों करेक्ट रहते हैं, ओके, तो उसमें से लिखना पड़ता है। तो आगे ऑप्शंस का अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ओके, तो ये बराबर है। देन नेक्स्ट क्या है, थर्ड जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, इसका इसलिए क्या हो गया, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम जो है ना, बीच में आर का डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर होएगा। ओके, आर जो डिस्टेंस है यहाँ पे उसका स्क्वायर रहेगा, तो इसको क्या है, वो प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उनको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स इज ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नीचे आ जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसा बोलते हैं उसको। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखो क्या है, तो इसलिए ऑप्शन क्या आएगा इसका, बोथ ए एंड सी। ओके, तो मतलब जो ए ऑप्शन है वो भी करेक्ट है और सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। ओके, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गए, बोथ ए एंड सी किया। तो सेकंड क्या है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीजेस द फोर्स बिटवीन देम। तो ये भी इजी है, देखो अगर फॉर्मूला हम लोग याद रखें तो फॉर्मूला से भी इसको बता सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखो क्या है, ये फॉर्मूला है। ओके, कंसिडर करो, और इसमें क्या बताया गया है कि डिस्टेंस है वो, ओके, एक्चुअल में ये डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एफ है 1/r² है। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, ओके, डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो ये अगर इन्वर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे देखो ये बताया गया, यहाँ पे दिखाया गया है, देखो एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r², इसका मतलब क्या हो गया, अगर फोर्स बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम कम होते जाएगा, और जैसे जैसे अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स भी वहाँ पे कम कम होते जाएगा। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो पहले का रहेगा वो क्या रहेगा, F1, नया रहेगा वो F2 रहेगा। तो ये क्या रहेगा, F1 F2। ओके, यहाँ पे रहेगा। तो ये जो पुराना है ना F1 वो तो वैसे रहेगा, लेकिन जो F2 है नया उसमें चेंजेस होंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग इसका बीच का डिस्टेंस ही हम लोग चेंज करवा रहे हैं ना, तो इसलिए वो चेंज होगा। तो कैसे होगा देखो, तो क्या बताया, देखो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीजेस द फोर्स बिटवीन देम। तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ा दे रहे तो फोर्स क्या होगा, कम होते जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्स रिलेशन है दोनों के बीच का। हमने बताया ना कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही r की वैल्यू बढ़ेगी, जो फोर्स रहेगा अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स, जो भी फोर्स रहेगा यहाँ पे, वो फोर्स की वैल्यू कम 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 होते जाएगी। ओके, बहुत कम वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे फोर्स की, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स इज डिक्रीजेस, यहाँ पे डिक्रीजेस होते हैं। देन थर्ड देखते हैं अभी, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो मीडियम और वैक्यूम इन दोनों का परमिटिविटी का यहाँ पे फॉर्मूला है जो हमने पहले भी डिराइव किया। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का।
तो वो क्या था, k इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट है, तो इसमें क्या होगा, इप्सिलॉन जो है वो एक्चुअल में क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो क्या हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया यहाँ पे लास्ट में। देन नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। देन फोर्थ देखो क्या है, द यूनिट ऑफ चार्जेस। जो चार्ज है हमारा, चार्ज का यूनिट क्या है। ओके, हमने क्या देखा था, चार्ज क्या रहता है, ओके ना, एकदम स्मॉल, जो ऐसा पार्टिकल जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको फंडामेंटल पार्टिकल भी बोला जाता है। तो उसका ऐसा यूनिट भी रहता है। ओके, तो ऐसा यूनिट चार्ज का कितना है, चार्ज का अगर ऐसा यूनिट देखा जाए तो वो एक्चुअल में है कूलम। कूलम का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। ओके, जैसा ग्रेविटी में न्यूटन का था, ओके, इसलिए फोर्स का जो यूनिट है उसको न्यूटन बनाया गया है। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग कंसिडर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ पे जो फोर्स का जो कूलम लॉ है, ओके ना, इसका जो यूनिट है वो कूलम के नाम से यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये एक्चुअल में वैल्यू है यहाँ पे चार्जेस की। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहता है, वो एक्चुअल में कितना है हमारा, ये 230 ऐसा कुछ नहीं आएगा, वो आएगा 1। ओके, मतलब एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब फ्री स्पेस या फिर एयर या फिर वैक्यूम, इन तीनों में से कुछ भी नाम लिया तो फिर हम बोल देंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहाँ पे एयर ही रहता है। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन बैंक का मेन चीज़ यही था कि एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन ऐसे पता चले कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आप बाकी के क्वेश्चंस यहाँ पे बुक्स वगैरह उसमें रिफ़र कर सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको भी डिराइव किया करो। ओके, और इसका प्रैक्टिस होना चाहिए मेन, तभी ये एक्चुअल में पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा है वर्क। So I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Okay, कुछ नहीं था आज के लेक्चर में ज़्यादा कुछ, हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ का ही हमने डिटेल में देखा था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में उसमें कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है, उसके कौन से फैक्टर्स के वो अफेक्ट होता है कि उसकी वैल्यू वो चेंज हो जाती है, वो सब फैक्टर्स को एक्चुअल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt you can ask. So thank you very much.